के साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में मंत्रिमंडल बनने के बाद मंत्रियों के शपथ लेने के बाद लगभग 2 दिन बाद मंत्रिमंडल में किसको कौन सा विभाग मिलेगा, यानी विभाग बंटवारे का काम भी हो गया है। लेकिन इस विभाग बंटवारे में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की है, कमजोर दिखाने की कोशिश की है और ये भी संकेत दिया है कि जो ये चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि ये सरकार कितनी स्थायी होगी, उसको लेकर चर्चाएं और भी ज्यादा ये मजबूत हो गई हैं, ये आशंकाएं। गृह विभाग जो पिछले 20 साल से नीतीश कुमार के ही पास रहा करता था, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है और भारतीय जनता पार्टी में भी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास चला गया है, जिनके खिलाफ तमाम आरोप और गंभीर मामलों में उनके खिलाफ मामले दर्ज थे। उसको लेकर प्रशांत किशोर ने पूरे चुनाव के दौरान सवाल उठाए थे। उन्हीं सम्राट चौधरी को दे दिया गया है गृह मंत्रालय को लेकर अब। लेकिन हालांकि ये है कि अब इस गृह मंत्रालय को देने की मजबूरी क्यों पड़ी, क्यों विवश हुए नीतीश कुमार, इस पर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन ये समझा जा सकता है कि ये विभाग अगर उन्होंने दिया है तो आसानी से नहीं दिया है, क्योंकि इसके लिए लगभग 2 दिन तक माथापच्ची करनी पड़ी है बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को। इसके अलावा चुनाव आयोग की जो भूमिका है, बिहार चुनाव से लेकर उससे पहले महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, यानी जो वोट चोरी का मुद्दा है वो गर्माता चला जा रहा है। विपक्ष इस वोट चोरी के खिलाफ एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। विरोध प्रदर्शन शुरू भी हो गए हैं और अब 14 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। कांग्रेस पार्टी ने इसका ऐलान किया है। इसके अलावा जगह जगह तमाम जगहों पर प्रदर्शन अभी भी जारी है और ये लगातार होते रहेंगे। उस कार्यक्रम की एक रूपरेखा तय हो रही है। तमाम सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से वोट चोरी करके सरकार बनाई गई है और लगातार बन रही है, चाहे महाराष्ट्र हो या बिहार हो। और इधर जिस तरीके से हड़बड़ी में है चुनाव आयोग 12 राज्यों में एसआईआर कराने को लेकर, किस तरीके से बीएलओस पर दबाव बनाया जा रहा है, तमाम बीएलओस जो हैं वो सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं, उसको लेकर भी एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि आखिर कौन सी हड़बड़ी है चुनाव आयोग को कि एसआईआर तत्काल उसको कराना है। ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन पहले बात करते हैं बिहार में जिस तरीके से गृह मंत्रालय का बंटवारा हुआ है और नीतीश कुमार को मजबूर होना पड़ा है ये विभाग सम्राट चौधरी को देने को, उससे क्या संकेत मिल रहे हैं अमलेंदु जी? हाँ, देखिए समीर जी, ये इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब नीतीश कुमार की कुर्सी ज़्यादा दिन तक सही सलामत नहीं होगी। ये साफ तौर पर आरजेडी कह रही है जी। और इसलिए कहा जा रहा है ये कि चूंकि गृह विभाग जो है वो एक तरीके से किसी भी मुख्यमंत्री के लिए रीढ़ की हड्डी हुआ करता है और इसलिए हुआ करता है क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठते हैं वो जिम्मेदारी गृह मंत्री की ही हुआ करती है कानून व्यवस्था को लेकर। अभी तक जो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता था तो इसलिए कहा जाता था कि कानून व्यवस्था था उन्होंने बिहार में ठीक कर दी थी। और जिस जंगल राज की बात करके जो मोदी जी चुनाव लड़े और नीतीश कुमार भी चुनाव लड़े, तो जंगल राज इसलिए कहा जाता था कि साहब लालू प्रसाद यादव जो थे वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाए थे। लेकिन अब जो सुशासन बाबू थे, अगर गृह विभाग उनके पास नहीं है और कानून व्यवस्था अगर सम्राट चौधरी जो बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री हैं उनके पास है, तो इसका मतलब कि अब कानून व्यवस्था नीतीश कुमार के हाथ से निकल गई। तो सबसे पहला तो ये कि नीतीश कुमार की जो सुशासन बाबू की छवि थी, पहला डेंट जो है, पहला एक तरीके से कहा जाए जो हथौड़ा जो है वो बीजेपी ने उनकी उस छवि पर मारा है, उनसे गृह विभाग छीन कर जी। तो ये साफ तौर पे। दूसरा कि सम्राट चौधरी को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, और आपको याद होगा कि जब घोषणा पत्र जारी किया गया था उस समय भी 7 सेकंड में ही नीतीश कुमार तो बाहर निकल गए थे, लेकिन सम्राट चौधरी रुके रह गए थे और उस घोषणा पत्र पर सारी बात जो थी वो सम्राट चौधरी ने की थी। और अमित शाह जब पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि आप इनको बड़ा आदमी बना देंगे। तो अब बड़ा आदमी बनाने की तरफ बीजेपी बढ़ चुकी है। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार से कब ले ली जाएगी मुख्यमंत्री की कुर्सी और कब सम्राट चौधरी बना दिए जाएंगे, ये चर्चाएं भी अब जो है विपक्ष के हलचल खेमे में शुरू हो गई हैं। तो ये इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार के साथ बहुत बड़ा खेल जो है वो बीजेपी ने कर दिया है और कभी भी नीतीश कुमार की कुर्सी जा सकती है। जब गृह विभाग बीजेपी के पास है तो फिर अब पुलिस प्रशासन जो है उसके जिम्मेदार अब सम्राट चौधरी हैं। हाँ। तो जमीन पे जो बहुत सारे खेल होते हैं वो सारे खेल अब मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं होंगे, वो अब गृह मंत्री वो सम्राट चौधरी के कार्यालय से होंगे। अब गृह विभाग उनके पास है। हालांकि बिहार का जो प्रशासनिक सिस्टम है उसमें सामान्य प्रशासन विभाग भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है और गृह मंत्रालय के साथ साथ
इन दोनों विभागों की भूमिका जो है वो कानून व्यवस्था में होती है और सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही पास है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सम्राट चौधरी अगर कोई फैसला ले रहे हैं तो क्या नीतीश कुमार उसको मना कर देंगे? कैबिनेट में भी सबसे ज्यादा जो सदस्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो ये अगर टकराव की स्थिति आती है तो उसमें भारी पड़ेंगे बीजेपी के ही नेता और बीजेपी के ही मंत्री। खैर, अब देखना है कि इसमें किस तरीके से नीतीश कुमार अभी और किन चीज़ों के लिए सरेंडर करेंगे बीजेपी के नेताओं के आगे, क्योंकि जिस तरह से सरकार बनाने से लेकर और पूरी ये भूमिका दिखाई पड़ रही है वो ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मन मुताबिक ही हो रहा है। अब विपक्ष भी इसको लेकर सवाल उठा रहा है और आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, वो साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई है। इसके अलावा जिस तरह से पिछले 1 साल से वो बीजेपी ही एक तरह से वहां पर सरकार चला रही थी, वही काम इस सरकार में भी जब तक नीतीश कुमार रहेंगे मुख्यमंत्री, दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी ही सरकार चला रही होगी। अमलेदु जी, सुनेंगे मृत्युंजय तिवारी को भी, लेकिन ये बड़ा आरोप है और आरोप ही नहीं, पिछले 1 साल से लगातार बहुत सारी चीजें दिखाई भी पड़ रही थी पिछली सरकार में। हाँ बिल्कुल, पिछली सरकार में भी दिखाई पड़ रही थी और समीर जी ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये सारी चीज़ें जो पिछले समय भी जब हुआ कि साहब ये खराब स्थिति है और कानून व्यवस्था खराब हो रही है, उसमें भी यही कहा जा रहा था कि ये कानून व्यवस्था खराब इसलिए हो रही है कि बीजेपी जो पर्दे के पीछे से चला रही है। तो पर्दे के पीछे से जो कुछ चल रहा है तो इसी वजह से कानून व्यवस्था खराब हुई और देखा हमने किस तरीके से बिहार में जो एक समय से पहले उसको राक्षस राज तक जो विपक्ष कहने लग गया था नीतीश राज को कि ये राक्षस राज है और बीजेपी इसको पर्दे के पीछे से चला रही है। तो ये चीजें सामने आने लगी, तो इसलिए साफ तौर पर समझा जा सकता है कि गृह मंत्री अगर मतलब गृह मंत्रालय अगर मुख्यमंत्री के पास नहीं है तो फिर कानून व्यवस्था खराब अगर होती है तो उसकी जिम्मेदारी वैधानिक तौर पर एक तरीके से कहा जाए, नैतिक तौर पर वो तो होगी सम्राट चौधरी की, गृह मंत्री की, लेकिन ओढ़ेंगे उसको नीतीश कुमार। जी बिल्कुल, इसीलिए अब मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि ये कुर्सी पर तो बैठे रहेंगे नीतीश कुमार, लेकिन सरकार चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सुनते हैं क्या कहा है मृत्युंजय तिवारी ने, आरजेडी के प्रवक्ता। अभी भी चल रहा है और ये लगातार चलता रहेगा, और जिस तरीके से ये गठबंधन की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू दोनों के पास लगभग बराबर सीटें हैं, तो ये यही नहीं रुकेगा। अभी इसमें बहुत सारे दांव पेच आएंगे, नीतीश कुमार के भी दांव पेच दिखेंगे। हालांकि अब ये भी है कि जब गृह मंत्रालय या कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी तो नीतीश कुमार के पास भी एक पॉइंट रहेगा कि कानून व्यवस्था, या जेडीयू के पास रहेगा कि वो बीजेपी के नेता संभाल रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें अभी देखने को बाकी हैं, और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इन सारी परिस्थितियों में स्पीकर की कुर्सी किसके पास आती है। हाँ, स्पीकर की कुर्सी किसके पास आती है, बहुत कुछ ये बचेगा। हो सकता है कि ये समझौता हो गया हो शायद कि स्पीकर जो है वो जेडीयू को मिलेगा तो गृह मंत्रालय आप जो है बीजेपी को दीजिए, इस तरह की भी चीज हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार इतनी आसानी से छोड़ नहीं देंगे स्पीकर का पद। जी हाँ, गृह मंत्री तो एक बार को छोड़ सकते हैं कि ठीक है सुशासन बाबू होता रहेगा, कोई बात नहीं रहेंगे सुशासन बाबू, सरकार तो चलती रहेगी। लेकिन अगर स्पीकर अपना नहीं हुआ तो सरकार ही नहीं चलेगी, पार्टी नहीं बचेगी। तो ये इसलिए बड़ा मुश्किल है कि नीतीश कुमार जो है वो स्पीकर की कुर्सी छोड़ दें। तो देखना होगा कि ये किसके साथ आता है किसका नहीं आएगा, लेकिन ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से नीतीश कुमार को अब साइड लाइन करने की कोशिशें जो हैं वो बीजेपी की तरफ से सरकार बनते ही शुरू हो गई है। सभी जी बिल्कुल, कोशिशें ये शुरू हो गई हैं, और क्या कुछ चलेगा, जो सरकार की स्थिरता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं वो सवाल अभी बने रहेंगे कि ये सरकार कब तक चलेगी, नीतीश कुमार को बीजेपी कब तक मुख्यमंत्री बनाएगी। हालांकि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं तब तक भी ऐसा लग रहा है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी ही चलाती रहेगी, जैसा कि मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं। और जैसा कि जब मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हुआ तो गृह मंत्रालय देना पड़ा नीतीश कुमार को, बीजेपी को, यानी सम्राट चौधरी को। लेकिन एक बात और भी है अमलेदु जी कि भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए क्या मैसेज देना चाहती है। जिन सम्राट चौधरी के ऊपर दर्ज तमाम दर्जनों मुकदमों की बात हो रही थी, गंभीर अपराधों में मुकदमे दर्ज थे, उन्हीं सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया जा रहा है। ये किस तरह का संदेश है। और दूसरी बात ये कि अब अपने खिलाफ लगे जो तमाम मुकदमे हैं उनको वापस लेने का काम शुरू करेंगे खुद गृह मंत्री जी।
हाँ, नहीं वो तो खैर करेंगे ही, जाहिर सी बात है, और गृह मंत्री वापस लेंगे। जी। और उत्तर प्रदेश में भी जो है वापस लिए गए। हाँ, जी हाँ। मुख्यमंत्री से लेकर और कई मंत्रियों तक पर तो ये तो मुकदमे वापस लिए ही जाएंगे। लेकिन मोदी जी ने एक साफ संदेश दे दिया है कि अगर उनका कोई व्यक्ति है जी। और उस पर कितने भी आरोप हों, तो वो पाक साफ है, एकदम वॉशिंग मशीन में धुला हुआ है, तीनों पाल से चमकता हुआ है। और दूसरा अगर पाक साफ भी है तो भी जो है वो भ्रष्ट है और वो जंगल राज का समझा जाएगा। जी। ये उन्होंने दे दिया है। अब कितने भी आपने दिए हो, मतलब उनके मुकदमे हो या नहीं हो, लेकिन सवाल तो है कि मुकदमे जब हैं, अब वो जी। किसी भी स्तर के हो तो मुकदमे तो हैं। तो अब आपने गृह मंत्रालय क्यों दे दिया है? आपको याद होगा समीर जी की तस्लीमुद्दीन जो थे, जी। वो केंद्र में गृह राज्य मंत्री बन गए थे जब यूनाइटेड मोर्चे की सरकार थी। जी हाँ। और उसमें बड़ा बवाल मचा था, साहब इनके ऊपर मुकदमे हैं, इनके ऊपर मुकदमे हैं। और यही बीजेपी ऊधम मचा रही थी और फिर उनको गृह राज्य मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था जी। तस्लीमुद्दीन साहब को। हाँ। अब ये तस्लीमुद्दीन पे तो उसमें बताया था 6 या 7 मुकदमे थे। हाँ। अब यहाँ तो जो 50 से ज्यादा मुकदमे बताए जाते हैं चौधरी साहब के ऊपर। जी। तो अब बीजेपी क्या कह रही है? अब बीजेपी किस तरीके से कहेगी साहब राजनीति में अपराधीकरण? और सम्राट चौधरी के लिए तो साफ तौर पर जो बीजेपी के नेता थे आर के सिंह, हाँ। जिन्होंने बीजेपी छोड़ दी, जी। उन्होंने तो बाकायदा नाम लेकर कहा था। और वोट ना देने की लोगों से अपील हाँ, की थी। वोट ना देने की लोगों से अपील की थी और पूरे चुनाव बीजेपी ने छेड़ा नहीं ना आर के सिंह को। तो चुनाव खत्म होने के बाद फिर उनको नोटिस इशू किया गया, तो नोटिस के साथ ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये अब जिस तरीके से किया है बीजेपी ने वहाँ, और जो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये एक भारी दबाव नीतीश कुमार के ऊपर है। और जैसा कि मृत्युंजय तिवारी दावा कर रहे हैं कि सरकार बीजेपी चलाएगी और जिस दिन चाहेगी उस दिन कुर्सी ले लेगी नीतीश की। अब ले लेगी या नहीं ले पाएगी ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि कहा तो अभी भी जा रहा था कि नीतीश कुमार की कुर्सी ले लेगी, लेकिन नीतीश कुमार ने अंगद का पांव टिका दिया, बीजेपी नहीं ले पाई कुर्सी। तो अब ये नीतीश कुमार की अपनी समझदारी और जो राजनीतिक कुशलता है उस पर निर्भर करेगा कि 20 साल से वो जिस तरीके से बीजेपी को नचाते रहे अपनी उंगलियों पे, तो अब क्या अब भी नचाते रहेंगे या बीजेपी अब उन्हें अपनी उंगलियों पे नचाएगी? जी बिल्कुल। ये कि अब हालांकि नीतीश कुमार के पास विकल्प जरूर मौजूद है, लेकिन जैसे हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये विकल्प कब तक उनके साथ विकल्प बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जब चाहेंगे तब इसका उपयोग कर लेंगे, क्योंकि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाकर अभी उन पर तमाम और भी दबाव डालेगी। तो ये तो है कि किस तरीके से बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद सरकार अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी ओर इस सरकार पर भी सवाल लगातार बने हुए हैं कि ये सरकार बनी कैसे है। सरकार पर किस तरीके से चुनाव आयोग की जो भूमिका रही है, वोट चोरी का मुद्दा और भी ज्यादा गर्म होता जा रहा है। और दूसरी ओर दूसरे आरोप भी लग रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को एक सपाट एक जमीन तैयार की गई उसके लिए, ताकि वो चुनाव जीते और अपनी जीत को जस्टिफाई भी करे। प्रशांत किशोर जो जनसुराज पार्टी के नेता हैं, उनको भी जबरदस्त असफलता हासिल हुई, इसमें काफी ज्यादा उनका भी प्रचार प्रसार था, लेकिन वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पैसे देकर, लोगों को रिश्वत देकर वोट खरीदे गए हैं और चुनाव आयोग ने बाकायदा उसमें एनडीए की, बीजेपी की मदद की है। सुनते हैं क्या कहा है प्रशांत किशोर ने। तमाम लगी रहे हैं वोट चोरी को लेकर, अब बड़े प्रदर्शन की भी तैयारी हो रही है। तो कई तरह के जो आरोप है इस सरकार पर, यानी जो सरकार बनी है कि कैसे अवैध तरीके से बनी है, ये विपक्ष लगातार कह रहा है। हाँ, ये विपक्ष लगातार कह रहा है और ये सवाल समीर जी लगातार उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार से बीजेपी कुर्सी छीन लेगी। झारखंड में कांग्रेस के नेता हैं राकेश सिन्हा, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अभी तो बना दिया है, लेकिन बीजेपी जल्दी ही राकेश सिन्हा से कुर्सी छीन लेगी। और ये बात नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से पहले राशिद अल्वी जो हैं, हाँ, वो कह चुके हैं, राशिद अल्वी। तो राशिद अल्वी साफ तौर पर कह चुके थे कि भाई ये ऐसा करेगी, चूंकि अगर आप आज बना भी देगी तो 6 महीने बाद आपसे खींच देगी। तो अब ये कहा जा रहा है कि 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो होने हैं फरवरी मार्च में, उसके बाद जब भी खींचेगी तब तक करेगी कुछ ना कुछ बीजेपी। और ये होगा तो राकेश सिन्हा भी जो है यही बात कह रहे हैं कि अभी तो बन गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार से बीजेपी कुर्सी छीन लेगी। जी बिल्कुल। तो सुनेंगे झारखंड के जो कांग्रेस के नेता हैं राकेश सिन्हा, उनको भी। लेकिन एक दिलचस्प बात इसमें यह है कि बीजेपी ये दबाव बना भी रही है और वो दबाव, उसका मैसेज भी दे रही है लोगों में कि हाँ वो ऐसा कर रही है। और इस सम्राट चौधरी को गृह मंत्री की कुर्सी देना और मुख्यमंत्री पर दबाव देकर उनको गृह मंत्री अपना बनाना, ये इसका जो एक जीता जागता उदाहरण है। सुनते हैं राकेश सिन्हा को, कांग्रेस के नेता हैं झारखंड में, क्या कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक नहीं है
ये कह रहे हैं राकेश सिन्हा। और वो दिखाई भी पड़ रहा है कि कैसे अब नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का अपने जब विभागों का भी बंटवारा कर रहे हैं तो उसमें भी बीजेपी का किस तरीके से दबाव है। 20 साल बाद उनको गृह विभाग का जिम्मा छोड़ना पड़ा और वो हैंडओवर करना पड़ा सम्राट चौधरी को। अब इन परिस्थितियों में कैसे वो सरकार चलाएंगे, सीधे तौर पर जो विपक्षी नेता कह रहे हैं वो दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार हैं लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी ही चलाएगी और अपने तरीके से चलाएगी। अब देखना है आगे क्या क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार बनी कैसे है। सरकार की वैधता पर ही सवाल उठ रहे हैं कि कैसे वोट चोरी के जरिए बनी है। और यहाँ चुनाव आयोग ने एनडीए की सरकार बनाने में अपनी पूरी जो प्रतिष्ठा है, गरिमा है, उसको ध्वस्त कर दिया। पूरी तरीके से जो एक पक्षपात होता है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ा है। प्रशांत किशोर को सुनते हैं, सीधे आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पूरे सारे वोट जो है वो रिश्वत देकर खरीदे गए हैं और वोट चोरी के आरोप तो लगातार लगे ही रहे हैं। पहले प्रशांत किशोर को सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। रहे हैं और कई बार इन्होंने कहा कि ये वोट ये खरीदे गए हैं पैसे देकर और एक तरीके से रिश्वत दी गई है, सरकार ने रिश्वत दी है, चुनाव आयोग खामोश रहा है। अमलेंदु जी उस दौरान भी लगातार आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ट्वीट हो रहे थे और चुनाव आयोग में शिकायतें दर्ज कराई जा रही थी कि अभी भी लोगों के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपए भेजे जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं था। बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं था, भेजे जा रहे हैं। उस पर तो क्लीन चिट भी दे दी गई जी कि भाई ये चूंकि घोषणा पहले हो चुकी थी तो चुनाव के बीच में दिए जा सकते हैं। हाँ। तो घोषणा हो गई थी चुनाव के बीच में दिए जा सकते हैं तो और जगह भी दिए जा सकते होंगे फिर। हाँ जहाँ और राज्य हैं वहाँ भी दिए जाएंगे फिर जी। तो फिर तब तो चुनाव को तो हाँ, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पहले के चुनाव में पुरानी घोषणाओं को भी उस समय के लिए बंद कर दिया जाता था जब तक आचार संहिता लगी रहती थी। आचार संहिता लगी रहती थी और खास तौर से जो डायरेक्ट बेनिफिट वाली होती थी उसमें हाँ, तो लोग लग जाती थी। जी हाँ। तो यहाँ तो डायरेक्ट बेनिफिट। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री की जो किसानों को योजना थी वो भी चुनाव के दौरान दी गई थी हाँ। राशि, उसमें भी खूब बवाल हुआ था। तो ये इस तरीके से ये जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सब वोट खरीदे गए हैं, तो प्रशांत किशोर के पार्टी के मुखिया हैं, उनकी पार्टी चुनाव लड़ी तो वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आम मतदाता जो है, आम जनमानस जो है, वो तो इस चीज़ को देख रहा है ना कि किस तरीके से मतलब जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं या जहाँ बीजेपी की समर्थन की सरकारें हैं उनको आदर्श चुनाव आचार संहिता तोड़ने की पूरी छूट है। जी हाँ, पूरी छूट है। बाकी जगह आप जो है कस देते हैं नकेल। तो ये चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार काफी ज्यादा संकट में अब घिरते हुए दिखाई पड़ते हैं जी। हालांकि उनको एक कानून के द्वारा मोदी सरकार ने सुरक्षा प्रदान कर दी है कि उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता जी। लेकिन इसके बावजूद काफी ज्यादा सवालों के घेरे में है और सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में तब आ गए जब 272 तथा कथित प्रतिष्ठित लोगों ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिख दी चुनाव आयोग को ज्ञानेश कुमार के मसले को लेकर। और प्रतिष्ठित लोग खुद अब बेनकाब हो रहे हैं। नहीं, वो उन्होंने क्या कुछ किया है? प्रतिष्ठित जो है सबसे प्रतिष्ठित नहीं, उन प्रतिष्ठित पे बहुत ज्यादा सवाल हैं और उनकी सब जो है कुंडलियां निकल कर आ गई हैं कि किसने क्या क्या कर्म किए हैं अपने नौकरी के दौरान, नौकरी के बाद भी वो क्या क्या कर्म करते हैं, वो सारी चीजें सामने आ रही हैं। इसको लेकर पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने बहुत तीखा हमला बोला है और कहा है कि हर शाख पे ज्ञानेश बैठा है जी, तो अंजाम देश क्या होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ये कि यहाँ एक इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, सीधे वहाँ पर विपक्ष के नेता, पूरा विपक्ष एकजुट होकर तमाम दस्तावेज, तमाम जो एविडेंस है वो निकाल कर ला रहा है। लेकिन चुनाव आयोग रिटायर्ड लोगों को अपने पक्ष में तैयार कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने तैयार किया हो या सरकार ने किया हो, जिसने भी किया हो, लेकिन 272 लोगों की जो सूची, हस्ताक्षर जो दिया गया उनके पक्ष में, वो सारे के सारे लोग भी अब सवालों के घेरे में हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त से अब ये पूछा जा रहा है कि आखिर इन सब की क्या ज़रूरत है। आप विपक्ष के सवालों का जवाब दीजिए, आपसे तो सिर्फ यही पूछा जा रहा है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के पास उन सवालों के जवाब नहीं है जो विपक्ष पूछ रहा है। सुनते हैं क्या कहा है पवन खेड़ा ने ज्ञानेश कुमार को लेकर, मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पूरी तरह से निशाने पर है, लेकिन अब ज्ञानेश कुमार कितने कब तक बचाव करते रहेंगे, कब तक सरकार बनवाते रहेंगे, इसको लेकर अब एक जबरदस्त आंदोलन तैयार हो रहा है। पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। और पप्पू यादव को सुनेंगे, पूर्णिया के सांसद, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार को तो जाना ही होगा, जवाब तो देना ही होगा।
हाँ, बिल्कुल, साफ तौर पे कहना है कि ज्ञानेश कुमार को जाना होगा, जवाब देना ही होगा। लेकिन बात वही है समीर जी कि जब जाएँगे तब चले जाएँगे। हाँ, तब तक तो पता नहीं क्या कर जाएंगे। हाँ, तब तक तो क्या कर जाएँगे। और ये कि 12 राज्यों में अगर इसी तरीके से एसआईआर हो गया, जिस जी। तरीके से हो रहा है, मतलब जिस तरीके से हुआ बिहार में, हाँ। यानी बिहार में उस एसआईआर पर चुनाव भी हो गया, सरकार भी बन गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी तक ये मामला फंसा हुआ है कि एसआईआर कराने का अधिकार भी है चुनाव या आयोग नहीं को है। है या नहीं। तो अभी वही संशय के घेरे में है। और उधर जो है 12 राज्यों में और शुरू हो गया। जी। तो अब देखना है, सुप्रीम कोर्ट में 26 नवंबर पड़ी हुई है, उस पर सुनवाई होनी है। अब 26 नवंबर को क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है ये देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल बिहार में तो काम हो कर ही गया, दिया कर का ही बिहार में तो हो ही गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश 26 नवंबर को क्या कुछ आता है, हालांकि अभी आदेश आएगा या नहीं, अभी तो सुनवाई ही हो रही है। और इधर जो पप्पू यादव कह रहे हैं कि जेल तो जाना ही पड़ेगा ज्ञानेश कुमार को, क्यों जाना पड़ेगा, सुन लेते हैं उनको। इस तरह की वो काम लगातार कर रहे हैं, उसके आधार पर ये तय है कि उनको जेल जाना पड़ेगा, पप्पू यादव का ये कहना है। और इधर अभी भी इन सब के बावजूद जिस तरह से 12 राज्यों में एसआईआर कराने की घोषणा की है मुख्य चुनाव आयुक्त ने, और उसमें भी इतनी जो जल्दबाजी दिखा रहे हैं, उसको लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। तमाम जगह में बीएलओ जो है, जिनको जिम्मा दिया गया है लोगों से फॉर्म भरवाने का, इकट्ठा करने का, वो बहुत दबाव महसूस कर रहे हैं और कई लोग अपनी जान देने पर भी उनको जान देने पर मजबूर हुए हैं। इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही हैं, कई राज्यों से खबरें आ रही हैं। इसको लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इतनी हड़बड़ी में मुख्य चुनाव आयुक्त तो दिख रहे हैं, ऐसी कौन सी जल्दबाजी? हाँ, बिल्कुल, ये पूछा जा रहा है कि कौन सी जल्दबाजी है। भाई, पहले 2003 में जब स्पेशल रिवीजन हुआ था, हाँ। तब भी 3 साल लगे थे समीर जी जी। हाँ। तो 3 साल लगे थे, अब आप 1 महीने में ही करा लेना चाहते हैं। आखिर ऐसी कौन सी जल्दी है कि आपको 1 महीने में चाहिए? क्या मोदी जी मध्यावधि चुनाव कराने जा रहे हैं, इसलिए जल्दी आपको कराना है ताकि बंगाल के साथ मध्यावधि चुनाव करा दिया जाए? जी। तो मोदी जी की जो बैसाखियां टिकी हुई हैं, उन बैसाखियों की जरूरत ना पड़े, फिर 400 पार किया जा सके हाँ। ज्ञानेश कुमार जी के जरिए। जी। तो क्या इसलिए कराया जा रहा है? अगर इसलिए भी कराया जा रहा है तो ज्ञानेश कुमार जी बताएं भी साफ तौर से कि इसलिए कराया जा रहा है। ये उनको बताना चाहिए इतनी जल्दी क्यों है। तो ये सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया था कि भाई आपने पूरे देश में एक साथ क्यों नहीं कराया जी। और जब चुनाव नहीं हो तब क्यों नहीं कराया आपने? अब आपने 1 महीने में काहे करा दिया? एक महीने के अंदर ही आप इसको करा रहे हैं। तो खैर, चुनाव आयोग के अपने तर्क है, जो भी उनकी तरफ से तर्क दिया है, लेकिन सवाल तो ये निश्चित तौर पर उठ रहे हैं। इधर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका सीधा आरोप ये है कि इस एसआईआर के जरिए विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं। ये वोट काटने का हथियार एसआईआर बन गया और इसके जरिए बीजेपी को मदद पहुंचाई। जी बिल्कुल। और उन्होंने उस पर भी सवाल उठाए हैं कि इस जो बीएलओ जो एसआईआर में लगे हुए हैं, उन पर किस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है। ये दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए, इतने प्रेशर में उनसे काम नहीं करवाना चाहिए। सुनते हैं अखिलेश यादव को क्या कह रहे हैं उस एसआईआर को लेकर, और इसमें चुनाव आयोग की मंशा क्या है उसको लेकर। एसआईआर को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं और बीएलओ पे जो प्रेशर पड़ रहा है, और इस समय चूंकि शादियों का मौका होता है, यही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके ऊपर एक और दबाव है, दूसरे यहाँ पर काम करने का दबाव। बहुत सारे ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं अमलेंदु जी, जिसको लेकर जो ऑफिसर है यानी एसडीएम, एडीएम, ये अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, कर्मचारियों को, खासतौर पर बीएलओ जो इस ड्यूटी में लगे हैं, उनको धमका रहे हैं और उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी काम करिए। 12-12, 14-14 घंटे उनसे काम करवाया जा रहा है। इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। इन सब को लेकर सूर्य प्रताप सिंह है, रिटायर्ड आईएएस हैं और प्रमुख सचिव रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है जो इस तरह का दबाव बीएलओस पर डाल रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि डंडा चलाने से पहले एसडीएम, एडीएम साहब एक दिन बीएलओ की फील्ड ड्यूटी करके देख लें, तभी समझ आएगा कि ये काम सच में 1 महीने में पूरा हो सकता है या नहीं। इतने महत्वपूर्ण कार्य में चुनाव आयोग को इतनी हड़बड़ी क्यों है? बीएलओ को धमकाकर आधे अधूरे कागज तो अपलोड हो जाएंगे, पर एसआईआर का काम अभी भी सही और भरोसेमंद नहीं होगा। समय सीमा बढ़नी चाहिए ताकि नामावली अपडेट गुणवत्ता के साथ हो सके, न कि दबाव में। वरना यदि ऊपर वालों को सिर्फ खाना पूरी ही चाहिए तो फिर डेडलाइन भी ठीक है और डंडा भी ठीक है, ये उन्होंने लिखा है और यही हो रहा है अमलेंदु जी। बिहार में जो एसआईआर कराया गया, एसआईआर वो भी एक देखा गया कि कितनी हड़बड़ी में और कितनी जल्दबाजी तो थी ही, कितना अड़ियल रवैया अपनाए रहा चुनाव आयोग कि वो उसी एसआईआर के जरिए मतदाता सूची तैयार करेगा और उसी पर चुनाव कराएगा। यही आशंकाएं जताई जा रही थी कि इसमें करोड़ों लोगों के नाम कटेंगे, और नाम कटे भी बहुत सारे लोगों के, और नतीजा सामने है क्या कुछ हुआ। इसीलिए विपक्ष इस चुनाव की वैधता पर भी सवाल उठा रहा है।
और अब 12 राज्यों में इसको लागू किया जा रहा है, और वहां भी 1 महीने के भीतर। उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में कैसे संभव है? बिल्कुल समीर जी, उत्तर प्रदेश जो है दुनिया का अगर कहा जाए तो 8वां देश है एक तरीके से जनसंख्या की आबादी से के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया का 8वें देश का नंबर समझा जा सकता है उत्तर प्रदेश को। तो आप उत्तर प्रदेश और उसके मतलब सब बड़े ही राज्य हैं। उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, केरल है, तमिलनाडु है, बड़े राज्य बड़े राज्य जी वो सब आपने साथ दिए। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तो सब आपने बड़े राज्य के साथ दिए हैं। अब राजस्थान से भी खबरें आ रही हैं BLO की जाने की, गुजरात से आ रही है खबर, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो सूर्य प्रताप सिंह ने भी उसको किया था कि किस तरीके से SDM साथ में BLO को धमका रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। उसी में उन्होंने ट्वीट किया है। जी हाँ, उसी के संदर्भ में उन्होंने ट्वीट किया है। तो ये किया, हालांकि जब खुद DM थे सूर्य प्रताप सिंह तो खुद डंडा लेकर सड़क पर दौड़ पड़ते थे, तो वो ठीक है, उस समय शुरुआती दौर रहा होगा सूर्य प्रताप सिंह का। हो सकता है SDM साहब का भी शुरुआती दौर रहा हो, झटके खाएंगे तो उसके बाद सुधर जाएंगे, जैसे सूर्य प्रताप सिंह जी को सद्बुद्धि दिया गई है। तो ऐसे हो सकता है, क्योंकि सूर्य प्रताप सिंह तो हमारे जिले में रहे हैं, समीर जी DM, हमने देखा है कि वो खुद डंडा लेकर जो दौड़ पड़ते थे। तो ये तो बहरहाल अलग मसला है, लेकिन बात उन्होंने इस समय कायदे की की है सूर्य प्रताप सिंह ने, तो ये जो कायदे की बात है उसको तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए। तो उन्होंने बहुत वाजिब सवाल जो है वो उठाए हैं कि भाई इस तरीके से आप कर्मचारियों पे, अच्छा बंगाल में तो बाकायदा आंदोलन हुआ कर्मचारियों उनका BLO का। जी हाँ, और हम लोगों ने बताया था, ये खबर आई थी अकेले गाजियाबाद में 157 या 158 BLO के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई। तो आप इस तरीके से FIR दर्ज कराकर आखिर क्या चाहते हैं? क्या एक तो सरकारी कर्मचारी सीधा आपका कर्मचारी नहीं है चुनाव आयोग का, है ना, तो आप ऊपर से दबाव डाल रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ऊपर से दबाव है कि हेरा फेरी करके किसी भी तरीके से मोदी जी का काम जो है वो करना है। तो यही आरोप लगा रहा है। अगर ये आरोप सही नहीं है और स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से SIR की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, तो इतनी हड़बड़ी क्यों है? इसका जवाब तो कम से कम चुनाव की तरफ से आना चाहिए। जी बिल्कुल, इतनी हड़बड़ी क्यों है? और हड़बड़ी इसलिए है, जो आरोप लग रहे हैं कि मनमाने तरीके से मतदाता सूची तैयार करनी है चुनाव आयोग को। SIR का मामला चल रहा है, बिहार में जो करवाया गया वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है, लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग इन 12 राज्यों में भी SIR करा लेना चाहता है। और हड़बड़ी में 1 महीने के भीतर ही उसकी ये जिद है कि वो करा लेगा। क्यों कराएगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष उसको लेकर बार बार सवाल उठा रहा है, लेकिन जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। हाँ, जवाब आते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, जब भी कोई सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से। और महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता हैं, विधायक हैं आदित्य ठाकरे, यही सवाल वो पूछ रहे हैं कि आखिर जब चुनाव आयोग से सवाल पूछा जाता है तो जवाब में BJP के नेता क्यों उतर आते हैं? पूछा जाता है, उंगलियां चुनाव आयोग की तरफ उठती हैं, चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है, लेकिन जवाब देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। पहले भी ये सवाल उठ चुके हैं, और जैसे ही चुनाव आयोग पर कोई सवाल होगा, राहुल गांधी ने जिन जगहों का जो एक बताया कि कैसे यहाँ पर पूरी चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक करने की कोशिश की है चुनाव आयोग ने, तब भी जवाब आए BJP के बड़े नेताओं की तरफ से। तो ये सवाल पूछा जाता है, और यही आरोप लगते हैं कि BJP और चुनाव आयोग का ये दोनों मिलकर पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, चुनावी प्रक्रिया को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए BJP, जब आरोप लगते हैं चुनाव आयोग पर तो BJP समर्थन में आती है, और BJP के ऊपर जब सवाल उठते हैं तो फिर चुनाव आयोग उसको जस्टिफाई करने लगता है। तो ये जो दोनों के बीच का नेक्सस है, आखिर ये क्यों है, और ये इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहाँ पहुँचाएगा, ये सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है चुनाव आयोग से, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से जवाब नहीं आ रहा है। आखिर क्यों नहीं आ रहा है? तो अब इसको लेकर अब बड़े आंदोलन की तैयारी भी हो रही है, तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो भी रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। SIR को लेकर भी तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, और घिरा हुआ है चुनाव आयोग, लेकिन फिर भी विपक्ष को लगातार वो इग्नोर कर रहा है। हाँ, विपक्ष को लगातार इग्नोर कर रहा है समीर जी, और चुनाव आयोग घिरा हुआ है। और चुनाव आयोग के बचाव में BJP किस तरीके से आगे आती है, ये जो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, आदित्य ठाकरे ने तो कल कहा, इसको आज फिर साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता भी पता नहीं है कि नहीं है, रहे हैं, और केंद्र में भी मंत्री रहे, बिहार में भी मंत्री रहे, शहनवाज हुसैन। जी हाँ, जी, उन्होंने जो है उसको तुरंत आज साबित किया कि आदित्य ठाकरे ने कहा कैसे कि चुनाव आयोग के बचाव में BJP आ जाती है। तो आज शहनवाज हुसैन
साहब बीजेपी की तरफ से जो है चुनाव आयोग के बचाव में उतरा है सामने। हाँ क्या कहा है हम लोग सुन सकते हैं हाँ शाहनवाज सुन हुसैन? सकते हैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन की चर्चा काफी हो रही है हाँ। अमलेंदु जी। एक तो वो केंद्र में मंत्री थे, केंद्रीय स्तर के नेता थे, उनको बनाया गया, बाद में बिहार में उद्योग मंत्री बनाया गया। बाद में नीतीश कुमार जब फिर से लौटे बीजेपी के साथ तो उन्होंने उनको मंत्री नहीं बनाया। अब एक बार फिर वो वहाँ भी नहीं मंत्री हैं, और अब ये लगभग लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आगे क्या उनके लिए केंद्र में कोई जगह तैयार हो रही है, कोई और जगह। हाँ, पहले तो उनका ग्रेजुएशन से इंटर कराया गया, फिर इंटर से हाई स्कूल करा दिया गया है जी। तो अब वो हाई स्कूल के बाद भी अब वो मैट्रिक मतलब आएंगे, 8वीं पास करेंगे, क्या करेंगे ये देखा जाएगा। लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं कि भाई आप पहले केंद्र में मंत्री थे, फिर आप जाके बिहार में राज्य में मंत्री बन गए। हालांकि ऐसा तो होता रहता है, रामगोपाल यादव केंद्र में मंत्री थे, अब जाके वो राज्य में बने हुए, राज्य में मंत्री, लेकिन इनको राज्य से भी हटा दिया गया। इनको राज्य से भी हटा दिया गया और कोई दूसरे जमा खान जो है वो मंत्री बना दिए जी हाँ, वो तो जेडीयू के है, तो बीजेपी ने इनको मतलब किनारे कर दिया। हालांकि घर में इनकी पूजा वूजा अच्छी होती है, अच्छे तरीके से होती है। शहनाज साहब के ये बताया जाता है, हमने तो देखा नहीं, लेकिन चर्चाएं सोशल मीडिया जी। लेकिन सुनते हैं कि क्या कहा उन्होंने, चुनाव आयोग का बचाव वो किस तरीके से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। हुसैन पूछ रहे हैं कि क्यों इनकी आदत पड़ गई है, यानी विपक्ष के नेताओं की चुनाव आयोग पर। और स्वाभाविक है, जो शाहनवाज हुसैन कहेंगे, बीजेपी के नेता हैं, हर जगह चुनाव आयोग, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो बीजेपी की सरकार बना रहा है, तो शाहनवाज हुसैन तो सवाल नहीं उठाएंगे चुनाव आयोग पर, यही वो बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि साथ में खड़े होना चाहिए। हाँ। चुनाव आयोग के तो वो खड़े हो रहे हैं, चूंकि मोदी जी भी कह चुके हैं कि चुनाव आयोग क्या मतलब मोदी जी जो थे बचाव में एकदम से उतरे थे चुनाव आयोग के जी, कि अब ये इस तरीके से हमला किया जा रहा है, और ईडी और सीबीआई जैसे साथियों का शब्द इस्तेमाल किया था। हाँ। कि जैसे साथियों पर भी जो है विपक्ष हमला कर रहा है। तो जब मोदी जी कह चुके हैं कि ईडी और सीबीआई और चुनाव आयोग जैसे साथी जो हैं, तो फिर ये तो साथियों के बचाव में उतरना कर्तव्य हो जाता, तो वो साथ में उतर रहे हैं। लेकिन राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के नेता हैं टीकाराम जूली, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, जो बात अखिलेश यादव ने कही है वही बात टीकाराम जूली ने भी कही है, कि इनका जो SIR है, इसका उद्देश्य हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 10 हजार वोट कांग्रेस के काटना है। बिल्कुल। और जो अमलेंदु जी याद होगा, जगदानंद सिंह ने बिहार में कहा कि हर विधानसभा में 25,000 वोट पहले ही डाले जाते। बड़े वरिष्ठ नेता है आरजेडी के, उनका ये आरोप था, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ कर चुके हैं। खैर, सुनते हैं कांग्रेस नेता टीकाराम जूली, जो राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष है, वो क्या कह रहे हैं। की तैयारी हो रही है चुनाव आयोग की तरफ से, ये कह रहे हैं टीकाराम जूली। और यही नहीं, इसमें जो हड़बड़ी दिखा रहा है चुनाव आयोग, इतनी जल्दबाजी दिखा रहा है, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी वही बात कही और वही बात लगातार विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है और इस हड़बड़ी का जो नतीजा दिख रहा है, BLOs पर कितना प्रेशर, कितना दबाव आ रहा है, उसका जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी ने और तमाम एक सूची भी जारी की है कि किन लोगों को ये दबाव में उन्हें अपनी जान देनी पड़ी है। लिखा है कि देश के हर कोने से BLOs की मौत से जुड़ी दुखद और चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में गुजरात के BLO अरविंद वारेण जी ने SIR करवाने से जुड़े दबाव से हारकर खुदकुशी कर ली। वहीं गुजरात के BLO रमेश भाई परमार जी, मध्य प्रदेश के भुवन सिंह चौहान और राजस्थान के SIR सुपरवाइजर संतराम जी की मौत हो गई। ये सभी SIR के कारण मानसिक तनाव से जूझ रहे थे। इससे पहले भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु से BLOs की मौत से जुड़ी खबरें आ चुकी हैं। नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग SIR के जरिए वोट चोरी को अंजाम देना चाहते हैं, इसलिए इसमें जल्दबाजी की जा रही है, जिसकी कीमत लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। वोट चोरी करवाने के लिए ज्ञानेश कुमार लोगों की जान लेने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। चुनाव आयोग के हाथ निर्दोषों के खून से रंग चुके हैं। शर्मनाक ये ट्वीट किया है और उसमें जिन लोगों का पूरी एक लिस्ट भी जारी की है, किन किन राज्यों में कहाँ BLOs ने, ये ट्वीट है कि कहाँ BLOs इनको इन दबाव में आकर खुदकुशी करनी पड़ी है, ये कांग्रेस कह रही है। और ये इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, तमाम जगहों से आ रही हैं। हालांकि इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, विरोध भी हो रहा है और कई जगह पर इन सब चीज़ों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। गुवाहाटी में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, हालांकि असम में SIR नहीं हो रही है, वहाँ SR हो रहा है। ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। कांग्रेस पार्टी ने वहाँ विरोध प्रदर्शन किया है SIR के खिलाफ, SR के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, और किस तरीके से SIR के जरिए
विपक्षी वोटों को काटने और सत्ता पक्ष के वोटों को बढ़ाने की साजिश की जा रही है, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं और आरोप सीधे सीधे लग रहे हैं कि ये मोदी जी के कहने पर ये किया जा रहा है। ये विपक्ष का आरोप है साफ तौर पर, ये बीजेपी के कहने से ये किया जा रहा है और बीजेपी के वोट जो हैं, मतलब बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं और बीजेपी के फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं। ये सीधा सीधा विपक्ष का आरोप है। टीकाराम जूली जो राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनको भी हम लोगों ने सुना। अखिलेश यादव को भी हम लोगों ने सुना, वो भी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि SIR के जरिए वोट डिलीट किया जा रहा है, बिहार में इसके जरिए चुनाव जीता गया। आज जेडी ने साफ तौर पर जो है सवाल किया है कि भाई कि यहाँ कितने वोट काट दिए गए, ये चुनाव जो है ये जीता नहीं गया, या चुनाव लूटा गया है, ये उनका सीधा सीधा आरोप है। आदित्य ठाकरे साफ तौर पर कह रहे हैं कि सवाल पूछो, चुनाव आयोग से जवाब देने भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। जी हाँ। और आदित्य ठाकरे के आरोप को सच साबित करने के लिए सामने तुरंत आ जाते हैं शहनवाज हुसैन, बीजेपी के प्रवक्ता। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है चुनाव आयोग और बीजेपी का, इसको बीजेपी खुद जो है समीर जी वो साबित कर देती है। जी बिल्कुल, वो साबित कर देती है कि निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के साथ उसकी मिली भगत है, क्योंकि जैसे ही चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं बीजेपी के नेता प्रवक्ता तुरंत उसके बचाव में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, ये सवाल उठ रहा है। और चूंकि कई चुनाव के नतीजे ऐसे बता रहे हैं कि किस तरह से जो आरोप पहले लग रहे थे कि इन आरोपों के जरिए चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है, बीजेपी की सरकार बनवा रहा है, वो आरोप बिल्कुल वैसे ही सही साबित होते दिखाई पड़े हैं। चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या फिर अभी ताज़ा तरीन बिहार हो। लेकिन चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के नेता। और इन सब के बीच चुनाव के अलावा अमलेंदु जी एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अपनी उस बात को दोहराया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई को, यानी ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने दबाव डालकर प्रधानमंत्री पर रुकवाया। एक बार फिर उन्होंने कहा है। हाँ, एक बार फिर कहा है और ये 62वीं बार है। जी हाँ, ये 62वीं बार ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने दबाव देकर रुकवाया। और जिस तरीके से जयराम रमेश ने दावा किया था कि मोदी जी वहां नहीं जाते जहां ट्रंप जाते हैं, जहां ट्रंप नहीं जाते मोदी जी वहां चले जाते हैं। तो मोदी जब जोहान्सबर्ग गए हुए हैं और वहां चूंकि ट्रंप नहीं जा रहे हैं तो इसलिए मोदी जी वहां पहुंच गए हैं। लेकिन ट्रंप ने एक बार फिर वो बात दोहरा दी, गए भले नहीं, लेकिन ट्रंप ने फिर एक बात दोहरा दी। तो हो सकता है कि उनका प्रतिनिधि कोई जो जा रहा है वो वहां इस बात को कह दे। जी हाँ, तो ये भी हो सकता था। इसका क्या जवाब आएगा ये देखना। जब 62 बार ट्रंप ने कहा है तो कम से कम एक बार तो मोदी जी के श्री मुख से ट्रंप को जवाब आना ही चाहिए। समीर जी बिल्कुल, सुनते हैं क्या कहा है ट्रंप ने। और ये जैसा अमलेंदु जी बता रहे हैं कि अब तक 62 बार हो चुके हैं यहाँ वो जब उन्होंने ये बात कही है, दोहराई है कि ऑपरेशन सिंदूर को दबाव डालकर, ट्रेड का, व्यापार का दबाव डालकर रुकवाया। सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। उन्होंने युद्ध रुकवाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर खामोश है पूरी तरह से। पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई 2 दिनों की, लेकिन उसमें भी एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का नाम नहीं लिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया और एक बार भी जो है उन्होंने एक नाम नहीं लिया। जी मतलब ये कोई जवाब नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार पीठ थपथपा दी थी, माय डियर फ्रेंड मोदी कह दिया तो तुरंत आगे जो था सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा। अच्छा, उसमें भी जो माय डियर फ्रेंड कहा उसमें भी जो कहा ट्रेड डील होगी, उस बात को गोल कर गए। लेकिन इतना सुन लिया उस बधाई में कि उनका नाम ले लिया, उनका नाम ले लिया है। तो बस ये तो नाम तो आई, वो कह रहा है 62 बार ये रुकवाया, तो इसका जवाब आना चाहिए। गृह हमारे जो विदेश मंत्रालय उसकी तरफ से एक आई थी थोड़ी सी टिप्पणी, लेकिन वो भी सीधे सीधे ट्रंप का नाम लेने से बचाया गया उसमें भी। तो सवाल ये है कि अगर ट्रंप बार बार खुलकर कह रहे हैं तो आप क्यों नहीं ले रहे। और अभी जो 800 पन्नों की रिपोर्ट आई है अमेरिकी सरकार की, वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो सीधा सीधा भारत का एक तरह से कहा जाए अपमान है। और इसका जवाब कम से कम सरकार की तरफ से जाना चाहिए कि हम आपकी इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं, ये झूठ पर आधारित है। ये भी अभी तक जो है वो नहीं आया है, तो ये बहुत चिंता का विषय। जी बिल्कुल, यहाँ से कोई किसी तरह का जवाब नहीं आ रहा है, यानी एक तरीके से आप उसको स्वीकार कर रहे हैं और आप कह भी नहीं रहे हैं। ना तो आप उसके बारे में कोई चर्चा कर रहे हैं और ना ही मैसेज दे रहे हैं कि बार बार वो क्यों अपनी बात को दोहरा रहे हैं कि भारत पर उन्होंने दबाव डाला है। तो ये इस तरह की बार बार वो दबाव डाल रहे हैं, तो कोई ना कोई कारण तो इसके पीछे ज़रूर होगा क्यों कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं,
उनके पीछे, उनके ऊपर ऐसा क्या दबाव है, क्या वजह है? ये सवाल विपक्ष लगातार पूछ रहा है। और अब जब जब ट्रंप के बोलते हैं तब तक जयराम रमेश का एक ट्वीट आता है, अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, जब जब ट्रंप बोलते हैं तब तक जयराम रमेश का एक ट्वीट आता है, और जब जब मोदी जी कहीं जाते हैं और जब जब मोदी जी कहीं नहीं जाते हैं जी। तब भी जयराम रमेश का ट्वीट आता है। अब मोदी जी जा रहे हैं जोहान्सबर्ग, तो जयराम रमेश का कल आया था ट्वीट, हम लोग हाँ। दिखाया था कि जोहान्सबर्ग के क्या कहा उन्होंने साफ तौर पर, और और जब नहीं जाते हैं तब भी जो वो आ जाता है किस तरीके से। अब जो मोदी जी गए हुए हैं, और जो अच्छा इधर कल से जो है समीर जी, वो जो नए जो श्रम कानून, हाँ। श्रम कानून जो जी। थे वो लागू हो गए, और उसकी मोदी जी ने बड़ी तारीफ की कि भाई अब तो जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारा उद्योग जगत जो है उसने भी समीर जी इसको लेकर जो है बहुत प्रशंसा की कि अब जो है नौकरियों की बाढ़ आ जाएगी एकदम से। तो अब नौकरियों की बाढ़ आएगी क्या आएगी तो देखा जाएगा, लेकिन नौकरी करने वालों की जान आफत में आ जाएगी, इतना तो साफ तौर पर समझा जा रहा है जी। है ना। तो अब ये शोषण जो अब तक होता था, जिसको शोषण कहा जाता था, उसको इन लेबर लॉस के जरिए संस्थागत रूप दे दिया गया है। जी। जयराम रमेश ने इन लेबर लॉस के ऊपर एक ट्वीट किया है समीर जी, और उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है ये आप बता सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। हालांकि वो ट्वीट अंग्रेजी में जी। है और आप हिंदी में वो बता सकते हैं कि जी क्या बिल्कुल, कहा। वो ट्वीट हम देखते हैं। जयराम रमेश ने लिखा है कि लेबर से जुड़े 29 मौजूदा कानूनों को 4 कोड में रीपैकेज किया गया है। इसे किसी क्रांतिकारी सुधार के तौर पर इसकी मार्केटिंग की जा रही है, जबकि नियम अभी तक नोटिफाई भी नहीं हुए हैं। लेकिन क्या ये कोड भारत के मजदूरों की श्रमिक न्याय के लिए इन 5 जरूरी मांगों को हकीकत बना पाएंगे? नंबर 1, मनरेगा समेत हर दिन 400 रुपए का नेशनल मिनिमम वेज। नंबर 2, हेल्थ का अधिकार कानून जो 25 लाख रुपए का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देगा। नंबर 3, शहरी इलाकों के लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नंबर 4, सभी अनऑर्गेनाइज्ड मजदूरों के लिए पूरी सोशल सिक्योरिटी, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस शामिल है। नंबर 5, सरकार के मुख्य कामों में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देने को रोकने का वादा। मोदी सरकार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और राजस्थान की पिछली सरकार के उदाहरणों से सीखना चाहिए, जिन्होंने नए कोड से पहले अपने ज़बरदस्त गिग वर्कर कानूनों के साथ 21वीं सदी के लिए लेबर रिफॉर्म की शुरुआत की थी। तो ये उन्होंने, उनकी ये टिप्पणी है। और यहाँ वही है कि जब कुछ भी आ जाता भी नोटिफाई नहीं हुए हैं, लेकिन मीडिया में इसकी ज़बरदस्त चर्चा चल रही है कि कितना बड़ा ये रिफॉर्म आ गया है, उसी को बताया है जयराम रमेश ने। और इधर मीडिया में कुछ और भी खबरें आ रही हैं अमलेंदु जी की, कैसे कर्नाटक की सरकार हाँ, को लेकर बहुत। कैसा लग रहा है जैसे वहां कर्नाटक की सरकार जानने वाली डीके शिव कुमार के लोग यहाँ पर धरना दिए हुए हैं, जबकि 10-5 विधायक आए हुए थे अपने किसी काम से। ये खबरें हैं, और डीके शिव कुमार ने भी उस पर सफाई दी है। क्या कहा है उन्होंने वो भी सुनेंगे, लेकिन किस तरीके से कल परसों से ही ये न्यूज बड़ी तेजी से फैल रही है। हाँ, बड़ी तेजी से फैल रही है। और समीर जी, वो सोशल मीडिया पर जो कुछ पत्रकारों का वेश धरे हुए कुछ ट्रोल्स जो बीजेपी के हैं, जी। उन्होंने कल बड़ा चलाया। एक ने लिखा कि वो छटपटा सकते हैं, डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। हाँ। तो हमने उस पर लिखा कि हाँ बिल्कुल ठीक, वैसे ही जैसे अमित शाह छटपटा सकते हैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो अगर छटपटाहट डीके शिव कुमार की है तो ये छटपटाहट अमित शाह की भी तो होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल। कि अमित शाह नहीं बनना चाहते प्रधानमंत्री, हाँ। उनका सपना नहीं है प्रधानमंत्री बनने का, या योगी आदित्यनाथ का सपना नहीं है प्रधानमंत्री बनने का, या मुरली मनोहर जोशी का नहीं था सपना, या आडवाणी जी का सपना नहीं था मुख्यमंत्री बनने का। तो सुन सकते हैं कि क्या कहा डीके शिव कुमार ने। लेकिन जब छटपटाहट की बात आ ही गई है, तो मुरली मनोहर जोशी ने आईना दिखाया था मार्गदर्शक मंडल की तरफ से मोदी सरकार को, वो भी हम लोग जी बिल्कुल, पहले सुनते हैं डीके शिव कुमार ने क्या कहा है। कोई इस तरह का विवाद नहीं है, और योग्यता की बात है तो जो सारे कार्यकर्ता और विधायक वो सब योग्यता रखते हैं चीफ मिनिस्टर बनने की, तो ये है। लेकिन ये खबरें लगातार चल रही हैं कि कैसे कर्नाटक में सरकार अस्थिर है, लेकिन जिनको कहा जा रहा है कि वो अस्थिर करने में लगे हुए हैं वो खुद ही इसका खंडन कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और जो अभी चर्चा अमलेंदु जी कर रहे थे कि कैसे जो मार्गदर्शक मंडल में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से जो बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि रिश्वत देकर चुनाव जीता गया है, उसी को लेकर कभी मुरली मनोहर जोशी ने कुछ किया था, वो कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है, वो हम देखते हैं। उसमें प्रधानमंत्री का भी बयान है और मुरली मनोहर जोशी का भी। मार्गदर्शक मंडल के लोगों से इनको सीखना चाहिए कि मार्गदर्शक मंडल के लोग, इसीलिए तो उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है अमलेंदु जी। हाँ, इस तरह की सीख ना देने पाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मार्गदर्शक मंडल में जो उनको डाल दिया गया है कि मार्गदर्शक मंडल से जो है वो सीख ना लेने पाए, मतलब कोई सीख ना लेने पाए। अब ये ठीक है कि मार्गदर्शक मंडल जो है वो क्या कह रहा है और ये क्या कहते हैं, ये ठीक है। लेकिन जो कहा उन्होंने
मुरली मनोहर जोशी ने, उन्होंने मुरली मनोहर जोशी ने साफ तौर पर यही मतलब कहा था कि ये जो विकास है जिसकी बात की जा रही है, तो विकास इस तरीके से नहीं होता और 10,000 रुपए से विकास नहीं हो सकता। जी हाँ, ये उनका एक तरीके से कहना था समीर जी, मुरली मनोहर तो वही उसमें कांग्रेस पार्टी का जो ट्वीट है कि मार्गदर्शक मंडल ने दिखाया मोदी को आईना, वो देखते हैं उस ट्वीट को भी, और जो उसमें प्रधानमंत्री मोदी का बयान और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उनका बयान, वो दोनों का है। वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चुनाव में पैसे बांटूंगा और मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं ऐसे नहीं होता विकास। सुनते हैं इन दोनों की बातें क्या कह रहे हैं। मार्गदर्शक मंडल ने दिखाया मोदी को आईना, मोदी जी कह रहे हैं कि चुनाव में पैसे बांटूंगा है, और इसको कांग्रेस पार्टी ने बताया है। तो जाहिर सी बात है, ये कहा भी जाता है कि इसीलिए जो तमाम लोग थे मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए, और अब तो मार्गदर्शक मंडल में डालने की भी औपचारिकता नहीं निभाई जाती, लोगों को बाहर कर दिया जाता है। हाँ, 75 साल होने पर प्रधानमंत्री जरूर कहीं बाहर नहीं हुए, वो फिर से एक बार उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला और 75 साल पूरा होने के बाद भी उस पर बने हुए हैं। उनकी पार्टी के जो नेता है वो कहते हैं कि अभी 2029 नहीं बल्कि अभी आगे तक बने रहेंगे। हाँ बिल्कुल, ये कहते हैं वो आगे तक बने रहेंगे, 29 नहीं 34 तक। 34 राजनाथ सिंह तो कह चुके हैं कि 34 तक नहीं है। अरे भाई आगे ही बढ़ के कह देते 2047 तक नहीं है। विकसित भारत का सपना देश जब बनेगा तब तक, क्योंकि 2022 में आमदनी दुगनी होनी थी किसानों की, और किसी के मतलब कोई बेघर नहीं रहना था, सबके सिर पे छत होनी थी। मेरे सिर पे तो अभी तक छत नहीं है समीर जी, बाकी को मतलब देश की जानू क्या जानू, मेरे सिर पे तो अभी भी छत नहीं है। तो ये जो है वो होनी थी तो वो नहीं हुआ। तो इसी तरीके से 2047 तक की बात कही जाए, फिर कहे राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि 2034 तक कोई वैकेंसी नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अब चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरा है और विपक्ष के निशाने पर है, एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है, वो उसके लिए बड़ी चुनौती है, मुसीबतें हैं। लेकिन अभी भी चुनाव आयोग की ओर से विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं आ रहा है। बीजेपी के नेता जरूर उन सवालों का जवाब देने के लिए आगे आ रहे हैं, और विपक्ष यही पूछ रहा है कि आखिर बीजेपी के नेताओं को चुनाव आयोग का बचाव करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। उधर बिहार में जिस तरीके से मंत्रिमंडल के विभागों का, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है, उसको लेकर अब ये चर्चाएं और तेज हो गई हैं कि बीजेपी ने कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो नीतीश कुमार को बैठा दिया है, लेकिन सरकार वही चलाएगी, ये संदेश वो बार बार दे रही है। खैर, बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे क्या कुछ होता है, चाहे वो चुनाव आयोग की भूमिका हो या फिर बिहार में सरकार या फिर देश दुनिया में और क्या चीज़ें चल रही हैं, इन सब पर रहेगी हमारी नज़र।